हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो करते हैं रीजनिंग के क्लास की शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग तथा मैथ के वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा सकूं। तो करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बड़े घन से 3 सेमी भुजा वाले कुल 64 घन काटे जा सकते हैं, तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करें। यानी बड़े घन की भुजा क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका हल करते हैं। भागों की संख्या बराबर भागों की संख्या भागों की संख्या बराबर होता है घनों की संख्या। घनों की संख्या यानी रूट के अंदर घनों की संख्या। भागों की संख्या को किससे प्रेजेंट करते हैं? n से। तो n बराबर घनों की संख्या। घनों की संख्या कितनी है? 64। इसका क्या कर लेंगे? घनमूल निकाल लेंगे। तो n यानी भागों की संख्या, n का मान आएगा 4। 4 का क्यूब करने पर कितना प्राप्त होगा? 64। तो इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो 4, यानी n भागों की संख्या को किससे प्रेजेंट करेंगे? n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n का मान आया 4, और 4 किसका क्यूब है? 64 का। 64 किसका क्यूब है? 4 का। आगे पेज में देखते हैं इनको हल करके। n का मान प्राप्त हुआ 4। तो n बराबर, यानी भागों की संख्या बराबर होता है बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा। n बराबर बड़ी भुजा x माना, छोटी भुजा 3, और n का मान हुआ 4। यानी n का मान कितना है? 4। 4 और 3 को कर देंगे मल्टीप्लाई। x बराबर 4 × 3 12। बड़े घन की भुजा कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा 12 सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यानी भागों की संख्या n बराबर घनों की संख्या कितनी है? 64। इसका क्यूब रूट हटाया तो 4 प्राप्त हुआ। यानी n का मान 4 प्राप्त हुआ। तो बड़ी भुजा निकालनी है। छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा इंटू कर देंगे 4, तो बड़ी भुजा प्राप्त कितनी हुई? 12 सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। आशा गरिमा से भारी है, मीना जोली से हल्की है, पुनीता जोली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की है। इन सब में से सबसे भारी कौन है? यानी आशा है वो गरिमा से क्या है? भारी है। आशा गरिमा से भारी है, तो मैं लिख दूं आशा किससे भारी है? गरिमा से। इनको 1 मिनट में अलग हल करके देखता हूं। मीना जोली से हल्की है, तो जोली से कौन हल्की है? मीना जोली से हल्की है। पुनीता जोली से भारी है, कौन? पुनीता जोली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की है। गरिमा से हल्की है कौन? पुनीता, लेकिन जोली से क्या है? जोली से भारी है। जोली से भारी है और जोली से हल्की कौन है? मीना। और गरिमा से भारी कौन है? आशा। तो इन सब से भारी कौन होगा? आशा। आशा गरिमा से भारी है, आशा गरिमा से भारी। मीना जोली से हल्की, ये मीना किससे हल्की है? जोली से। पुनीता जोली से भारी है, ये पुनीता किससे भारी है? जोली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की। कौन? पुनीता जोली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की है। लेकिन गरिमा से हल्की, इन सब में से सबसे भारी कौन है? तो आशा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, आशा। इन सब में से भारी कौन है? आशा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ये श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। तो श्रेणी क्या दे रखी है? 5, 5 के बाद 54, 54 के बाद 90, 90 के बाद 115, 115 के बाद 131, 131 के बाद 140 के बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इसको 5 के अंदर क्या प्लस करें? 5 के अंदर क्या प्लस किया? इसके अंदर प्लस किया 49। इसके अंदर क्या प्लस करे कि 90 हो जाए 50, 40। इसके अंदर 36 प्लस किया। 90 के अंदर क्या प्लस किया? 90 के अंदर 25 प्लस किया।
115 के अंदर क्या प्लस किया 16 और 131 के अंदर क्या प्लस किया 131 के अंदर प्लस किया 9। तो आगे क्या करेंगे, देखिए ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो आगे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे। क्या करेंगे 2 का स्क्वायर किसके अंदर 140 के अंदर क्या प्लस करेंगे, यानी 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 140 के अंदर प्लस करेंगे किसका 2 का स्क्वायर। तो 140 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 40 और 4 44। 144 कौन से ऑप्शन में है, 144 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 144। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो 1 नंबर के अंदर दे रखा तूफान, 2 नंबर के अंदर वर्षा, 3 नंबर के अंदर बाढ़, 4 नंबर के अंदर मानसून और 5 नंबर के अंदर क्षति दे रखी यानी नुकसान। तो सर्वप्रथम क्या होगा, मानसून आएगा। मानसून सर्वप्रथम क्या होगा, मानसून मानसून आएगा। मानसून के बाद क्या होगी, वर्षा। मानसून के बाद मानसून तूफान के अंदर होगी वर्षा होगी तो क्या होगा बाढ़। मानसून के अंदर क्या आएगा तूफान के अंदर क्या होगी वर्षा से क्या आएगी बाढ़ आएगी तो क्या होगी क्षति होगी यानी नुकसान होगा। तो सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर 4 के बाद तूफान कौन से में 2 के अंदर, 2 के बाद तूफान ऑप्शन नंबर 1 के अंदर और वर्षा है 2 के अंदर और बाढ़ है 3 के अंदर और क्षति है 5 के अंदर। तो 4 1 और 2 4 1 2 3 5 किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी के अंदर 4 1 2 3 5 किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 4। सर्वप्रथम मानसून के बाद होगी मानसून आएगा तो तूफान के अंदर वर्षा होगी, वर्षा से बाढ़ आएगी और बाढ़ से क्या होगी क्षति यानी नुकसान होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि L डिवाइड C बराबर 16, F डिवाइड B बराबर 9 तथा R डिवाइड H बराबर 4 है तो T डिवाइड D का मान ज्ञात करें। यानी L डिवाइड C बराबर क्या दे रखा है 16, F डिवाइड B बराबर दे रखा है 9, R डिवाइड H बराबर दे रखा है 4। तो T डिवाइड D का मान क्या होगा, यानी L का क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 12 और C का मान होता 3 भाग दिया 4 का किया स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ 16। आगे F का क्रमांक 6, B का क्रमांक 2, 6 के अंदर 2 का भाग दिया तो 3 बार 3 का स्क्वायर किया तो बना 9। R का क्रमांक 18, H का क्रमांक H नहीं है I है, यहाँ I कर देता हूँ। I का क्रमांक 9, 18 के अंदर 9 का भाग दिया तो भाग गया 2 बार 2 का स्क्वायर किया तो कितना बना 4। इसी प्रकार से T का क्रमांक 20 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ T का क्रमांक 20 और D का क्रमांक 4 होता है। तो मैं क्या करूँगा 4 के 20 के अंदर 4 का भाग लगा दूंगा तो 5 बार जाएगा और 5 का स्क्वायर कर दूंगा। T डिवाइड D बराबर क्वेश्चन मार्क T का क्रमांक 20 के अंदर 4 का भाग लगाया तो भाग गया 5 बार और 5 का मैं यदि स्क्वायर कर देता हूँ तो 25 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, 25 ऑप्शन नंबर C के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक यानी L का क्रमांक दे रखा 12 और 3 का भाग लगाया 4 बार और 4 का स्कोर किया तो 16 प्राप्त हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धर्म मंदिर और मस्जिद ये क्वेश्चन है वैन आरेख से रिलेटेड। तो धर्म के अंदर ही मंदिर होता है और धर्म के अंदर ही मस्जिद होती है। यानी हिंदू धर्म के अंदर मंदिर में
पूजा पाठ होता है और मुस्लिम धर्म के अंदर मस्जिद में नमाज वगैरह होता है। तो ये दोनों ही किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही धर्म के अंदर होते हैं, मंदिर और मस्जिद। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, न्याय वाक्य सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ते हैं कथन को। कथन दे रखा है कुछ फल क्या है? पेड़। कुछ फल है वो क्या है? पेड़। कुछ फल क्या है? पेड़। कोई फल है वो जड़ नहीं है। कोई फल है वो जड़ नहीं है, यानी जड़ का डायग्राम अलग होगा। कुछ फल क्या है? पेड़ है, लेकिन कोई फल जड़ नहीं है। तो पढ़ते हैं निष्कर्ष को। कुछ फल पेड़ है, कुछ फल है वो पेड़ है, सही बात है। कुछ फल जड़ नहीं है, कुछ फल जड़ नहीं है, यानी फल और जड़ का कोई समझौता नहीं है, तो ये बात भी सही है। कुछ फल जड़ है, कुछ फल है वो जड़ है नहीं, ये कथन गलत है। यदि निष्कर्ष एक सही हो, निष्कर्ष एक सही हो, यदि निष्कर्ष दो सही हो, यदि के निष्कर्ष एक और दो सही हो, यदि केवल निष्कर्ष 3 सही हो, तो हमारा राइट आंसर होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोला, इसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। यानी एक व्यक्ति महिला की ओर, यानी ये महिला इस महिला की तरफ संकेत करते हुए बोला कि ये महिला की ओर संकेत करते हुए बोला कि इसके एकमात्र भाई का पुत्र, यानी इस महिला का कौन होगा? भाई। और भाई का क्या होगा? पुत्र। भाई का पुत्र मेरी पत्नी, यानी इसकी पत्नी मेरी पत्नी का भाई होगा। यानी इस व्यक्ति की पत्नी का क्या होगा? भाई। ये कौन है? इसकी पत्नी का भाई। इसकी पत्नी का कौन होगा? भाई। यानी इस महिला के भाई का पुत्र इसकी पत्नी का, यानी ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की कौन है? ये पत्नी का भाई होगा। किसका? इस महिला की ओर, यानी इस महिला की ओर संकेत करते हुए बोला कि इसके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई होगा। तो इस महिला के साथ क्या संबंध होगा? यानी ये व्यक्ति है, इसकी पत्नी ये है और इसका भाई है, तो इस व्यक्ति का ये ससुर होगा और इसकी पत्नी का ये पिता होगा। तो ये पिता की, यानी ससुर की बहन क्या लगेगी? इसका ये ससुर है और ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, तो एम क्या लगेगा? व्यक्ति के ससुर की बहन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी ससुर की बहन होगी। ससुर की बहन, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एक व्यक्ति महिला की ओर संकेत करता है, कहता है कि मेरे भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी इस महिला के भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो इस व्यक्ति के साथ महिला का क्या संबंध होगा? महिला होगी वो ससुर की बहन, बुआ सासू होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को सुनिए। सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं हल। देखें बी का संबंध किसके साथ दे रखा है? डी वाई के साथ। यानी बी का क्रमांक होता 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बी का क्रमांक होता 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 किसका? 4 किसका क्रमांक है? डी का। 25 किसका? वाई का। इसी प्रकार से सी डी का संबंध किसके साथ होगा? सी का क्रमांक 3, डी का क्रमांक 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 किसका क्रमांक है? आई का। 9 किसका क्रमांक है? आई का। और 16 किसका है? पी का। आई पी कौन से ऑप्शन में? आई पी ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। आई पी कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी बी का क्रमांक 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से क्या प्राप्त होगा? डी। ई का क्रमांक 5 का स्क्वायर 25 वाई प्राप्त हो गया। सी का क्रमांक 3 का स्क्वायर 9 किसका क्रमांक? आई का।
डी का क्रमांक 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 किसका है, पी का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए, यानी बेमेल को भिन्न को छांटे। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर रेंजिन, बी के अंदर वर्षा, सी के अंदर बौछार और डी के अंदर रतौंधी, रतौंधी दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी वर्षा, बौछार, रतौंधी ये तीनों वर्षा के प्रकार है, वर्षा के प्रकार है, लेकिन रेंजिन अलग है। वर्षा, बौछार, रतौंधी ये तीनों क्या है, वर्षा के प्रकार है, यानी रेजिन को छोड़कर अन्य सभी वर्षा के विभिन्न प्रकार थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिन। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग तथा गणित के वीडियो आप तक प्रोवाइड कराता रहूँ। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।